क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में ग्लूकोज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर हमने चर्चा किया था। कई फैक्ट्स हमने ऐसे पढ़े जिन्होंने ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म को तो सपोर्ट किया था, लेकिन लास्ट में हमने कुछ 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे जो उस ओपन चेन फॉर्म को डिस्कार्ड कर रहे थे। अब जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं ओपन चेन वाले या फिर वो जिन्होंने ओपन चेन को डिस्कार्ड किया, वो फैक्ट सारे सही हैं, एक्सपेरिमेंटली वो फैक्ट्स सारे सही हैं। तो फाइनली क्या कंक्लूड करना है वो उस पर हम आज बात करेंगे। दरअसल ग्लूकोज ये सारी प्रॉपर्टीज जो दोनों के सपोर्ट और अगेंस्ट में हमने पॉइंट्स लिखे थे वो कैसे शो कर पाएगा ये हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। दरअसल इट इज बिलीव्ड, देखें एक्चुअली सारे लोग देखिएगा, हम ग्लूकोज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां आपको पूरी असलियत, सारे रीजन, सारे लॉजिक समझ में आने वाले हैं। नॉर्मली ग्लूकोज जो था वो डेक्सट्रोज था, मैंने आपको बोला था। सारे लोग देखें, शुरुआत में हमने इसके सपोर्ट में बात की थी, HOH HOH OH H HOH। क्लियर, ये था हमारा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है मेरे भाई, ये था D प्लस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, डेक्सट्रोज की बात कर रहे हैं। शुरुआती पॉइंट्स इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लास्ट में हमने जो 2-3-4 पॉइंट्स लिखे वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे भाई एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये 2 फॉर्म्स और होती हैं जिनके साथ ये इक्विलिब्रियम में होता है। 2 फॉर्म्स और होती हैं जिनके साथ ये इक्विलिब्रियम में होता है। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, जरा ध्यान से देखें। लुक एट दिस H, लुक एट दिस H एंड लुक एट दिस ऑक्सीजन। ओके, क्या आप सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और हमारे पास कितनी सारी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, है ना इतनी सारी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। तो मेरे भाई इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइट इंटरैक्ट भी कर सकती हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्कोहल, जहां हमने NH2Z, सेकेंडरी अमीन, अल्कोहल, वाटर, सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ा था, वहां अल्कोहल वाला पढ़ा था। वहां हमने हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल कीटल जैसी चीजें पढ़ी थी। अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इस कार्बन से रिएक्ट करता है। अब आप देखें, ये कार्बन है प्लेनर, ये कार्बन है प्लेनर, तो ये इस पे लेफ्ट राइट दोनों से अटैक कर सकता है। ये वाला ऑक्सीजन इस पे लेफ्ट राइट दोनों से अटैक कर सकता है। तो 2 आंसर आएंगे। क्लियर। एक और चीज देखो, जब ये ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा तो ये एग्जिस्टिंग चारों कायरल सेंटर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो मैं यहां बना देता हूं, चारों कायरल सेंटर वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए जरा, HH OH H OH H OH। ठीक है, जो हमने टच नहीं किया है हमने उसे वैसे ही बना दिया है, जो टच नहीं किया उसे वैसे ही बना दिया। अब ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन से, तो यहां थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब आपको पता है कि यहां 2 चीजें बन सकती हैं और ये नया नवेला सेंटर होगा। बताओ, इस सेंटर पे एक H है, जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर घूमेगी, इस ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर प्लस आया होगा इस वाले पर, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए। ये H छोड़ेगा, वो H ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो मेरे भाई अब आप देख सकते हैं, आपको ये वाला H यहां मिलेगा और एक और कंपाउंड मिलेगा जिसमें आप फिर से देखें वो 4 कायरल सेंटर, पहले वाले तो वैसे ही है, पहले वाले तो वैसे ही है मेरे भाई,
ये देखिए सारे लोग, ठीक है, ये नया सेंटर जनरेट हुआ है और इस नए सेंटर पे OH इधर भी हो सकता है। दिस इज योर दैट हाइड्रोजन। सारे लोग देख सकते हैं। मैं इस नए कायरल सेंटर वाली लाइन को इससे बना देता हूं। ये नई जनरेट हुई है, ये नया जनरेट हुआ है। अब आप में से कई लोगों के मन में डाउट आएगा, यही वाला एल्कोहल क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया, ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, उसके ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, उसके ऊपर वाला क्यों नहीं लिया। मेरे भाई आप देख सकते हैं 6 मेंबर्ड कंपाउंड है ये, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 की रिंग है। जो मैंने पिछली क्लास में बोला था पायरन साइक्लिक फॉर्म है, पायरनोज फॉर्म बोलेंगे इसे। तो ये है सच्चाई, ये डी ग्लूकोज, ये किसकी फॉर्म, ये किसकी फॉर्म। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसे हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये देखें, और ये है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये है सच्चाई। अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी, धीरे धीरे राज खुलेंगे कि कैसे वो सारे पॉइंट्स, सिप्स क्यों नहीं होता था, अमोनिया क्यों नहीं रिएक्शन करता था, ये सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आपने नोटिस किया है, मैं इन्हें कुछ नाम दे देता हूं। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो अगर आप ध्यान से देखें पॉइंट, एक एक पॉइंट को, तो 1 and 2 की अगर हम बात करें, 1 and 2, या फिर बात की जाए 2 and 3 की, तो इनमें रिलेशन क्या है, साफ साफ देखा जा सकता है। ये और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ये और ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक ओपन चेन, एक साइक्लिक। बताओ ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर को क्या बोलते थे मेरे भाई, जिसमें एक में ओपन चेन हो, एक में रिंग हो, रिंग चेन बोलते थे। क्या बोलते थे मेरे भाई, रिंग चेन, रिंग चेन। और क्या आपने ये देखा कि ये हाइड्रोजन 2 एटम के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसे इन जनरल बोल सकते हैं रिंग चेन टॉटोमर। 1 2 की बात करें या 2 3 की बात करें, ये हो गए रिंग चेन टॉटोमर, ठीक है, दिख भी रहे हैं रिंग चेन टॉटोमर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनाब 1 and 3 की, 1 and 3 की, तो 1 and 3 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब आपको बताना है कौन से, ये हैं स्टीरियो आइसोमर्स। मेरे भाई क्या आप जानते हो ये डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स। और क्या आप और अच्छा जानते हो, डायस्टीरियोमर्स की एक खास टाइप जिसमें एक ही सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता था मेरे भाई, उसको हम बोलते थे एपीमर, एपीमर। और एक खास टाइप का एपीमर जिसमें, ध्यान से सुना, एक खास, पहले बात देखो, स्टीरियो आइसोमर तो दिख रहे हैं, का ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। व्हाई डायस्टीरियोमर्स, दे आर नॉन मिरर इमेजेस, दे आर डायस्टीरियोमर्स। व्हाई एपीमर्स, इन दोनों में केवल एक ही सेंटर पर चेंज है। जब ऐसा होता है डायस्टीरियोमर्स जिनके एक ही सेंटर पर चेंज होता है, उन्हें हम एपीमर बोलते हैं। लेकिन कुछ खास एपीमर को हम एनोमर बोलते हैं, कुछ खास एपीमर को हम बोलते हैं एनोमर। सारे लोग देखें तो ये दोनों एक्चुअली एनोमर बोले जाते हैं। कौन से होते हैं एनोमर? ऐसे एपीमर जो एक ही ओपन चेन कंपाउंड से बने हों, एक ही ओपन चेन से बने हों, उन्हें एनोमर का नाम दिया जाता है। अब मेरे भाई एक प्रश्न मैं यहां अगर आपसे पूछूं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट अल्फा एंड बीटा इज रिलेटेड एज, और ऑप्शन में ये ए ऑप्शन हो, ये बी हो, ये सी हो और ये डी हो, तो मेरे भाई स्पेसिफिकली आपको एनोमर लगाना है। स्पेसिफिकली आपको क्या लगाना है? एनोमर। समझ में आया? हेलो, स्पेसिफिक चीज बताइए। अब आपके घर अगर आपके चाचा जी मिलने आए हैं आपसे, उन्होंने डोरबेल बजाई और आपने गेट खोला
और अंदर आपके बापू ने पूछा कौन आया है, तो मेरे भाई स्टीरियो आइसोमर बोलना है ऐसा होगा जैसे आप बोलेंगे एक मनुष्य आया है। डायस्ट्रोमर बोलना है ऐसा होगा जैसे 2 हाथ 2 पैर आए हैं। अरे सीधा सीधा बोलो ना यार, चाचा आए, स्पेसिफिक वाले छोटे वाले चाचा हैं। तो ये क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर कट है, अल्फा एंड बीटा इज रिलेटेड एज, मतलब आपको एनोमर लगाना चाहिए, ठीक है, एनोमर लगाने पर ही नंबर मिलेगा। फिलहाल तो हमने इनके रिलेशन के बारे में जान लिया, ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी जान लिया। आप करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग बात, ये डिजाइन देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो हम इसे थोड़ा सुंदर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये अल्फा और बीटा को मेरे भाई सारे लोग देखें, सारे देखिएगा। ये साइक्लिक 6 की रिंग है, थोड़ा सा देखेंगे इसे सही तरीके से बना लेते हैं। दिख रही 6 की रिंग, सबको दिख रही 6 की रिंग, ओके। और यहां बीटा को बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसे थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। हाँ मेरे भाई 6 की रिंग है, ये तो सबको दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका जिससे आप ये इससे डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे मेरे भाई, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रेक्टस सिनिस्टर आर और एस निकालना आता है। अगर आप वो आर और एस निकाल सकते हैं तो इस नंबर 1 पर जाइए और यहां आर और एस निकालिए इस जगह पर, और वही लाकर यहां बना दीजिए, यहां लाकर वही बना दीजिए। तो मेरे भाई एक बात, जब आप ऐसा बनाएंगे, मैच कराएंगे, तो यहां OH आएगा, सारे देखो यहां OH आएगा। अब एक OH आ गया, दूसरा वाला OH सेम साइड है, दूसरा वाला OH सेम साइड है, ये देखो दूसरा भी बन गया, दिख रहा है ना सबको। हाँ अगला वाला अपोजिट है, ये अगला अपोजिट है भाई साहब, देख ले, उसका अगला भी अपोजिट है, देख लिया आपने, सारे OH देख लिए। लास्ट वाले पर फिर आपको RS निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से CH2OH की पोजीशन आप चेक कर लीजिएगा। एंड मजेदार चीज क्या है, ये CH2OH आपको अप मिलेगा जब आप RS से इसे चेक करेंगे। ये CH2OH, ये है आपका अल्फा डी ग्लूको, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनोस। ये अब इसका नामकरण भी करेंगे। वाई पायरन वर्ड, बिकॉज 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब बताओ ये बनाना और आसान है क्योंकि इन दोनों में केवल 1 पर ही डिफरेंस है, केवल 1 पर डिफरेंस है। इसके 1 पर OH नीचे है तो इसके 1 पर OH ऊपर होगा, बाकी सब वैसे ही बना दो। देखो मगर बोर्ड पर, ये देख लीजिए, ये देख लें सारे लोग। ये है बीटा डी ग्लूकोपायरनोस, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस फॉर्म को हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म। जैसे फिशर पढ़ा है ना आपने, ये है हावर्थ प्रोजेक्शन, यानी कि ग्लूकोज और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को हम हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये आपके सामने बना हुआ है, मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, इस इधर आगे आकर सारे लोग देखें। तो जो लेफ्ट वाला है इसका एक्चुअल नाम क्या हो गया, अल्फा डी प्लस, बताइए, ग्लूकोपायरनोस। और दूसरे वाले का नाम क्या हो गया बताइए, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोस। मैं यहां लिख देता हूं। और याद करना बहुत आसान, क्योंकि बीटा में अप डाउन अप डाउन अप, ये याद हो जाएगा सबको। अप से चालू करेंगे, अप डाउन अप। अल्फा तो याद हो गया, केवल 1 पर ही डिफरेंस है, डाउन डाउन अप, ये आ गया ना, डाउन डाउन अप, याद रहेगा, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस, ये बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। मेरे भाई मजेदार चीज ये देखिए, इसमें
ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और CH2OH वाला कार्बन 6 है। 1 2 3 4 5 6। आपको मैं बता दूं इन दोनों का जो C1 कार्बन है, C1 उसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। उसे क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। सारे लोग देखें, C1 कार्बन ऑफ अल्फा एंड बीटा, सही है, इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, मैं चाहूंगा कि इस पे आपकी विशेष कृपा रहे। ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस जो आपने अभी अभी देखा, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मेरे भाई इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स अगर मैं आपसे पूछता हूं तो सच सच बताओ, फंक्शनल ग्रुप सारे लोग देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं। देखिए देखिए, एल्कोहल तो सबको दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है सबको, वेरी गुड। तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बताइए? OH, एल्कोहल हो गया। क्या दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हो? सारे देखो, लुक एट दिस सेगमेंट, इंक्लूडिंग दिस रिंग ऑक्सीजन, this is hemiacetal group, this is hemiacetal group, ये सबको देखना है। हेमीएसिटल क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है। एक तो ये ग्रुप है, दूसरा है हेमी एसिटल ग्रुप, ये अल्फा के अंदर है। और अगर आप ध्यान दें तो बीटा के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? बीटा के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं बोलो ना? OH एंड फिर से यार हेमी एसिटल। अल्फा में भी OH और हेमी एसिटल, इसमें भी OH और हेमी एसिटल। और ये जो ओपन चेन वाला बीचों बीच पड़ा है, इस ओपन चेन वाले में बताइए क्या है? इसमें बीचों बीच जो ओपन चेन वाला पड़ा है, इसमें है OH एंड एल्डिहाइड। अल्फा में ये, ओपन में ये, बीटा में ये, अल्फा में ये, ओपन में ये, अल्फा बीटा में सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक एक चीज जानिए तभी आगे समझ में आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अल्फा बीटा आपको पेपर में एग्जाम में चेयर फॉर्म में बन के आते हैं। कोई इशू नहीं, हम चेयर फॉर्म में बना देंगे। सारे लोग देखिएगा, चेयर, मैं इसे नीचे बना लेता हूं, ठीक है, इस फॉर्म को नीचे बना लेता हूं, यहां जगह का थोड़ा सा फाइट आ जाएगा। इधर देखते हैं, अल्फा फॉर्म बना रहा हूं मैं। ठीक है, सारे लोग देख रहे हैं, बहुत मजेदार है मेरे भाई, बहुत। आप बताइए जरा, इसमें अल्फा बनाते हैं, OH 1 पर क्या है? नीचे, ये है 1 पर OH क्या हो गया बताइए जरा? नीचे। फिर अगला OH क्या है? नीचे, तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे ये आएगा। अगला OH क्या है? ऊपर। अगला OH क्या है? नीचे। अगला CH2OH क्या है? ऊपर। यह है आपका अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस। और अगर आप बीटा बनाने जाएंगे, पहला OH है ऊपर, ये देखिए, पहला हो गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। क्या आपने देखा कि बीटा में सारे इक्वेटोरियल है? बीटा में सारे इक्वेटोरियल है, ऑल इक्वेटोरियल। मेरे भाई चेयर में यही पहचान है, चेयर में बीटा की यही पहचान है, जो एनोमेरिक पे इक्वेटोरियल वो बीटा, और जो एनोमेरिक पर एक्सियल वो अल्फा। अगर आपको चेयर में दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर एक्सियल पर है तो अल्फा, और अगर इक्वेटोरियल पर है तो बीटा।
कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इसकी फ्लिप्ड फॉर्म दी जा सकती है, बट दैट फॉर्म इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां 5 इक्वेटोरियल हैं, सॉरी 1 2 3 4 इक्वेटोरियल हैं, 1 एक्सियल है। तो फ्लिप्ड फॉर्म में क्या होगा, वो 4 इक्वेटोरियल वाले एक्सियल चले जाएंगे, ये आपका इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने बोली है कि अगर एरोमेरिक पर OH इक्वेटोरियल है तो बीटा, अरे प्रभु ये तभी सही है जब बाकी सारे इक्वेटोरियल ही हों। यहां देखें, एक्सियल पर OH अल्फा, ये तभी सही है जब बाकी इक्वेटोरियल पर हो। मान लो मैं क्या करूं, मैं इसे फ्लिप करा दूं, इसकी फ्लिपिंग में बताओ ये OH एक्सियल आ जाएगा या नहीं? तो क्या तुम उसे अल्फा बोलने लगोगे? ना ना ना, वो अल्फा नहीं होगा, वो रहेगा बीटा ही, लेकिन वो फ्लिप्ड फॉर्म होगी, कंफर्मेशन होगा उसका। तो याद रखें, अल्फा में एक्सियल एनोमेरिक पर होगा, बाकी इक्वेटोरियल होंगे। बीटा में इक्वेटोरियल होगा एनोमेरिक पे और बाकी भी इक्वेटोरियल होंगे। तो ये आपको अभी केवल अल्फा बीटा को बनाया कैसे जाए, दिखाया कैसे जाए, उस पर बात चल रही है मेरे भाई। अब आएगा मजा, अब आपको समझ में आया वो पॉइंट जो हमने पिछली क्लास में लास्ट में लिखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब आप 300 केल्विन के आसपास हीट कर रहे थे तो अल्फा मिल रहा था, याद आया? और जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को आप हीट कर रहे थे 370 के आसपास तो बीटा मिल रहा था। क्यों? ग्लूकोज एक नहीं होता, ग्लूकोज के अंदर ये फॉर्म्स होती हैं। आइए अब धीरे धीरे सस्पेंस खोल देते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई इसमें नंबरिंग की बात करे तो नंबरिंग ऐसी होती है, IUPAC नंबरिंग नहीं है दोस्त, ये इसमें ऐसे नंबरिंग चलती है 1 2 3 4, ऐसा देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये है आपका चेयर फॉर्म। मेरे भाई आप समझेंगे पूरी बात को, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहां रखना चाहता हूं। आप देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो नेट रोटेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नेट रोटेशन की। देखें, D प्लस ग्लूकोज जो होता है उसका जो अल्फा ऑब्जर्व्ड है वो होता है मेरे भाई प्लस 52.7 डिग्री, या कई जगह 52.5 डिग्री है, तो टेंशन मत लेना। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये प्लस साइन उतनी देर से इसीलिए चल रहा है, ये वाला प्लस साइन इसीलिए चल रहा है बिकॉज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो नेट रोटेशन है, ये इसका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, इसका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, इसका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। अब छोटे छोटे पॉइंट्स से सारी चीजें क्लियर होने वाली है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा और बीटा में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, अल्फा और बीटा में, तो अब तक तुम्हारे भेजे में आ गया होगा बीटा डी ग्लूको पैरानोस, मानते हो? इज मोस्ट स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूको पैरानोस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, ऑल इक्वेटोरियल ग्रुप्स आर देयर, सारे के सारे इक्वेटोरियल ग्रुप वहां पर हैं मेरे भाई। अब कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पर ये है नेट रोटेशन, आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पर नेट रोटेशन है 52.7 डिग्री। देखा आपने कितना है? 52.7 डिग्री। इनके परसेंटेज का डेटा है मेरे पास, वो मैं बताता हूं आपको। ये इक्विलिब्रियम में अल्फा बीटा किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मुझे इसकी एक वैल्यू, रफ सी वैल्यू का आइडिया है थोड़ा सा, रुकिए मैं बता देता हूं। एक होता है आपका 19 डिग्री के आसपास, कितने के आसपास होता है? 19 डिग्री। बताइए 19 डिग्री कौन होगा, अल्फा या बीटा? सोच समझ के बोलना। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज एक मिनट बता देता हूं, एनसीईआरटी में वैल्यू नहीं लिखी हुई है, बट आई थिंक यू शुड नो।
आइए, ओके, 19 डिग्री इज नॉट एक्चुअली परसेंटेज। मैं यहां पर दो बातें और लिखूंगा, सारे लोग देखिएगा। अल्फा वाला जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बीटा वाला जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मेरे भाई इसका अगर मैं रोटेशन की बात करूं, अल्फा से ही रोटेशन एंड अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस, अगर इसके रोटेशन की बात करूं तो आई हैव वैल्यू ऑफ दिस इज 112 डिग्री, 112 डिग्री। ठीक है, इसका परसेंटेज कम होगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, तो इसका रोटेशन वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तभी नेट बैलेंस होकर इतना आएगा। और अगर मैं बीटा के लिए अल्फा की बात करूं, आई मीन बीटा डी ग्लूकोपार्नोस के लिए, ये अल्फा कौन सा है, ये रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन की बात हो रही है, एंड दिस इज आई थिंक 19 डिग्री, ये वैल्यू है आपकी 19 डिग्री, ये 19 डिग्री है। अब आप कहोगे बीच वाले का, मेरे भाई परसेंटेज सुनिए, बीच वाले की बात करना आप बंद कर देंगे, बीच वाले की बात करना आप बंद कर देंगे। दरअसल अल्फा का जो परसेंटेज होता है, सारे लोग ध्यान से देखें, परसेंटेज अल्फा इन कंटेनर इज अराउंड 36%। सारे सुनो, 36% अल्फा होता है इस इक्विलिब्रियम में। और देखो 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 बीटा परसेंटेज सुनना, बीटा होता है आपका 63.8%। लो भाई साहब, क्या गया ओपन वाले के खाते में, ओपन वाला तो बेकार हो गया भाई साहब, 0.2%, 0.2%। देखिए ये है 36%, ये है 63.8%। ज्यादा परसेंटेज क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये परसेंटेज वैल्यू आपके दिमाग में रखनी है, 63.8, 36, ये आपका हो गया 99.8, ये आ गया 0.1, 0.2%, बाकी सब इसके अंदर है। अब मेरे भाई ये वैल्यू जो है ना 52.7, ये वैल्यू आप जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, 112 का है 36, 19 उल्टा 36% का है 112, 63.8% का है 19 डिग्री। तो मेरे भाई नेट निकाल लो, क्या आ जाएगा, 112 इंटू 0.36 प्लस 63.8, 0.638 इंटू 19, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, वो प्लस 52 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जिससे ये नेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर पता चला। अब हम बात करेंगे, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं। मेरे भाई इसके पीछे ये अल्फा और बीटा जिम्मेदार हैं। आप सुनना एक्सप्लेनेशन अगले 30 से 60 सेकंड। मेरे भाई आपने देखा 99.8% ये दोनों है, 99.8% ये दोनों है। जब तुम कोई रीजन डालते हो तो उस रीजन को रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने डाला सिप्स रीजेंट, सिप्स रीजेंट जो है वो बहुत ही माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। सिप्स की औकात नहीं होती कि वो अल्फा और बीटा को तोड़कर ये लेकर आए। ये अगर आ गया होता तो सिप्स इसे ऑक्सीडाइज कर देता। यानी कि अब आप समझ रहे हैं क्या चमत्कार हो रहा है यहां पर। मेरे भाई यही है मेनली 99.8%। तो अगर रीजेंट को एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करनी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वो आए, इससे रिएक्शन करे, इक्विलिब्रियम को इधर लाए, एल्डिहाइड का परसेंटेज जब अप्रिसिएबल होगा फिर वो एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेगा। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे मजेदार चीज बता रहा हूं, टॉलेंस के साथ ये सिल्वर मिरर देता है, टॉलेंस रीजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर देता है। तो टॉलेंस और फेलिंग के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देता है Cu2O का। दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो बेसिक मीडियम में होते हैं, बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल क्या होता है, अनस्टेबल। पॉइंट लिखा आपकी कॉपी में, बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये टूटते हैं और रिएक्शन इधर आती है, जैसे एल्डिहाइड अप्रिसिएबल अमाउंट में आता है, टॉलेंस सिल्वर मिरर बना ले जाता है और फेलिंग्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O दे जाता है ना। चमत्कारी एकदम मजेदार सेगमेंट, मजेदार रिएक्शन। यानी कि अगर किसी रीजेंट को एल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है तो उसमें इतना दमखम होना चाहिए कि पहले वो अल्फा बीटा को इधर लेकर आए,
अल्फा बीटा को से रिएक्ट करे, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग रीजेंट होना चाहिए जो अल्फा बीटा को ओपन चेन फॉर्म में लाए और फिर एल्डिहाइड से रिएक्शन करे। तो जिन रीजेंट्स ने, जैसे टॉलेंस ने सिल्वर मिरर दिया, तो टॉलेंस तो हेमी एसिटल से भी दे देता है, तभी तो हेमी एसिटल को क्या करता था, वो पहले एल्डिहाइड में लाता था फिर निपटा देता था। सिप्स रीजेंट की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि याद करो सिप्स में कोई बेसिक मीडियम नहीं था, सिप्स रीजेंट में कोई बेसिक मीडियम नहीं था, इसलिए सिप्स जब आता है तो सिप्स रीजेंट का स्वागत करते हैं अल्फा और बीटा, और सिप्स रीजेंट अल्फा और बीटा को कुछ नहीं कर पाता वो, इसलिए नो रिएक्शन में शो होता है ना मजेदार। तो आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड नाउ। तो मेरे भाई यहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ओके, तो मैं एक पॉइंट यहां और ऐड करना चाह रहा हूं, सारे महा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आने वाला है। ओके, सो मुझे एक बात अभी भी मैंने बोली, आपने सुनी होगी, टॉलेंस और फैलिंग क्या करते हैं, वो इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मतलब ये टॉलेंस फैलिंग को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। मतलब ये शुगर टॉलेंस फैलिंग को रिड्यूस कर देता है। दैट्स वाई इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। सारे सुन लो रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है। सिंस दीज शुगर्स ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस एंड फैलिंग, सो इन रिवर्स क्या हम बोल सकते हैं कि ये शुगर उसे रिड्यूस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज शुगर्स आर रिड्यूसिंग। एंड व्हाट इज द फैक्टर, क्यों रिड्यूस हो रहा है टॉलेंस या फैलिंग, या क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये हेमी एसिटल ग्रुप। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये हेमी एसिटल ग्रुप। मेरे भाई आपको याद है टॉलेंस का बेसिक मीडियम आके ये H लेता था, O पर माइनस आएगा, O को लात पड़ेगी, रिंग वाले O को लात पड़ेगी, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। हेमी एसिटल का डिकम्पोजिशन मैं बता रहा हूं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, सिंस ध्यान से देखें, टॉलेंस एंड फैलिंग, टॉलेंस एंड फैलिंग ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज, हाँ है ना, ग्लूकोज, हैंस glucose is known as मेरे भाई रिड्यूसिंग शुगर। ये नाम अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना, दिलो दिमाग में बैठा लेना, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं दोस्त, रिड्यूसिंग शुगर। मैं ये सेगमेंट हटाऊंगा, ठीक है, और यहां पर कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, हटा दूं इसे, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। देखिएगा बहुत मजेदार चीज है। अब यहां पर आईटी क्वेश्चंस कैसे बनाता है, वो आपको कई सारी शुगर दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी रिड्यूसिंग है। तो मेरे भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या वो टॉलेंस और फैलिंग से रिएक्शन कर पा रहा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और टॉलेंस और फैलिंग शुगर में जाकर क्या ढूंढते हैं, सो दैट वो रिड्यूस हो सके या वो शुगर को ऑक्सीडाइज कर सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए मैं बताता हूं, सारे लोग देखें, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल, ठीक है, सेगमेंट। अच्छा बताओ ये हेमी एसिटल सेगमेंट किस नंबर के कार्बन पर मौजूद था, ये आप लोग बताइए। प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल सेगमेंट एट, बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, C1, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोल सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर के रिड्यूसिंग होने का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ शुगर, फॉर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ शुगर।
मेरे भाई, क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग हेमी एसिटल को ही तोड़कर एल्डिहाइड में ले जाएंगे। सोचो जरा, अगर मैं किसी रिएक्शन से इनके हेमी एसिटल ग्रुप को एसिटल कर दूं, एसिटल, तो अब सोचिए क्या जो बनेगा एसिटल वाला शुगर, जो भी कंपाउंड बनेगा, क्या वो रिड्यूसिंग होगा या नहीं। याद रखना, एसिटल बेसिक मीडियम में महास्टेबल होता था और उसे तोड़ पाना हंसी खेल नहीं था। तो मेरे भाई, अगर हेमी एसिटल ग्रुप एसिटल हो गया तो वो रिड्यूसिंग नहीं रहेगा। ये मजेदार चीज है, आप देख सकते हैं। मैंने यहां बोला है प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ शुगर। सही है, टेंडेंसी गंदा लग रहा है, नेचर लिख देते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपके मुंह पे। देखो देखो, हावर्थ बना है, हावर्थ, कोई भी बना लो। अच्छा, आप सारे लोग एक मजेदार चीज देखना, सारे लोग एक मजेदार चीज देखना। OH, बताओ मैंने अल्फा बनाया या बीटा बनाया? बताओ बताओ, अल्फा है या बीटा? अब आप कहोगे अरे यहां तो बनाओ तभी तो बताएंगे अल्फा है या बीटा। ऐसे बनाओगे तो अल्फा, ऐसे बनाओगे तो बीटा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ना मैं ऐसे बनाऊंगा ना मैं वैसे बनाऊंगा, कई बार आपको ये ऐसे दिखेगा। मेरे भाई, इसको आप बोल सकते हैं नागिन बॉन्ड। ये बॉन्ड वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब होता है वेरिएबल बॉन्ड। इसका मतलब होता है वेरिएबल बॉन्ड, यानी कि अल्फा भी हो सकता है आपका कंपाउंड और ये बीटा भी हो सकता है। अल्फा या बीटा में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेमी एसिटल तो है मेरे भाई, हेमी एसिटल तो है। आप देखो, दिस सेगमेंट इज हेमी एसिटल, ठीक है। तो अगर मैं किसी रिएक्शन के माध्यम से, सारे लोग देखिएगा, ये OH, ये OH, ये OH, अगर इस OH को OCH3 में बदल दूं तो क्या आप देख पाए हैं ये वाला सेगमेंट अभी एसिटल हो गया है और ये वाला सेगमेंट तो हेमी एसिटल ही है। मेरे भाई, इसकी वजह से ही इसे क्या बोला जा रहा था, सच सच बोलना, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि टॉलेंस फेलिंग इस H को लेगा, ऊपर माइनस आएगा, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे लात पड़ेगी, एल्डिहाइड आ जाएगा और वो उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां कुछ नहीं हो सकता। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है मेरे भाई, और मैं चाहूंगा कि आप इधर साफ साफ शब्दों में समझ लें, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, एक बात बताओ, अब IIT अगर आपको खूब सारी शुगर दे दे और आपसे कहे बताओ कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, पहली बात आप क्या करोगे? क्या आप कंपाउंड के एनोमेरिक कार्बन को ढूंढोगे या नहीं? क्या आप कंपाउंड के एनोमेरिक कार्बन को ढूंढोगे या नहीं? सारे बोलो, मिलकर बोलो मेरे भाई। इसी को देखना है, बस इसी कार्बन को निहारना है, और किसी कार्बन को निहारने का क्या फायदा? अगर मान लो बहुत सारे पायरनोस फॉर्म है, 6 की रिंग जुड़ी हुई हैं, तो उन हर रिंग में उसका C1 कार्बन देखना, हर रिंग में उसका C1 कार्बन देखना। अगर किसी भी एक C1 पर किसी, मान लो 100 रिंग जुड़ी हुई थी और उसमें किसी एक रिंग के C1 पर हेमी एसिटल है, तो वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। ये बात अपने दिमाग के अंदर बैठा के रख लीजिए मेरे भाई। मैं यहां मैंने अभी ग्लूकोज की बात की है, आज मैं ग्लूकोज आपको कराऊंगा, फ्रक्टोज मैं आपको करने को दूंगा। फिलहाल आप पहले ध्यान से देख लें इस चीज को, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, मैं उस पॉइंट को भी आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस पॉइंट को भूल गए तो नंबर भूल जाइएगा, कुछ नंबर कट जाएंगे आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए एक पॉइंट देखिए जरा मेरे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आता है, और ये है आपका म्यूटा रोटेशन। ये है आपका म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या है इसे समझें आप मेरे भाई। आपको याद है ग्लूकोज 3 फॉर्म हमने पढ़ी है, एक अल्फा, एक ओपन चेन और एक बीटा। अल्फा वाला अगर आपने देखा हो तो उसका रोटेशन था 112 डिग्री, सही है ना, और इसका रोटेशन था 19 डिग्री। बहुत आराम से सुनना। क्या आपने देखा कि टॉलेंस जैसी चीज अल्फा को ओपन चेन और बीटा को ओपन चेन में ला रहे थे, ओके, क्योंकि मीडियम बेसिक था। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है, बहुत आराम से सुने, मैं इसकी बहुत देसी डेफिनेशंस आपको दूंगा ताकि आप कंफर्टेबली इसे समझ पाए। फर्स्ट इज म्यूचुअल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने अभी इस वर्ड का मतलब बताया है, मैंने अभी केवल इस वर्ड का मतलब बताया, म्यूचुअल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखिए, एक्चुअल डेफिनेशन क्लियर, ध्यान से सुने। When pure glucose is dissolved, ठीक है, in water, सही है, either in acidic, सारे लोग देखना, और in बेसिक कंडीशन, सारे लोग देखें, ठीक है, या तो एसिडिक कंडीशन लो या बेसिक कंडीशन। अगर आपने डिसॉल्व किया, प्योर का मतलब क्या है, या तो तुम अल्फा से स्टार्ट कर रहे हो या तुम बीटा से स्टार्ट कर रहे हो मेनली, ठीक है, ध्यान से सुनना। इट्स एंगल ऑफ रोटेशन, इट्स एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होना चालू हो गया, चेंजेस। क्यों होता है चेंज? इट इज बिकॉज ऑफ सारे लोग देखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्फा फॉर्म इनटू बीटा और बीटा फॉर्म इनटू अल्फा। मेरे भाई ये समझने वाली बात है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। सारे लोग देखेंगे, सारे देखो ध्यान से, मैं आपको देता हूं, हावर्थ बना लो, चेयर बना लो, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बस रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये अल्फा है, ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है, अल्फा फॉर्म। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखना, या तो आप H+ लें या आप OH- लें, आपको क्या मिलता है? OH, 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 OH एंड CH2H। तो मेरे भाई ये देख सकते हैं, अल्फा फॉर्म थी और ये बीटा फॉर्म थी। खैर ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूं भैया, अल्फा बीटा ओपन चेन सब इक्विलिब्रियम में, तो कन्वर्ट तो हो ही सकते हैं। ये है म्यूचुअल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा ये गया कैसे होगा, उस पर थोड़ी वार्तालाप हो जाए, तो मैं आपको बेसिक मीडियम का बता देता हूं, एसिडिक मीडियम का आप घर में ट्राई कर लेना, ठीक है। आइए लुक एट बोर्ड, ये है OH, ये है OH, ये है OH, ये है OH और ये है CH2H। इन बेसिक कंडीशन बेस ये H लेकर जाएगा, सही है। याद करो टॉलेंस वाला काम, टॉलेंस में बेसिक मीडियम होता है,
ले गया वो H, ले गया वो H। अगर वो H ले गया तो आपको जो चीज मिली है, क्या वो एक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं? सारे बोलो, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और सच बताओ, क्या ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा या नहीं? सारे देखो भाई। और अगर ये टूट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? बस यही तो देखना था जनाब। सारे देखिए, ये OH, ये OH, ये CH2OH, ये OH, ये एल्डिहाइड मिला या नहीं मिला? बताओ, ये एल्डिहाइड मिला या नहीं? प्लस माइनस बॉन्ड आ जाएगी। अच्छा, अब बताइए, क्या इस सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है? क्या इस सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये रोटेट हो सकता है तो आप सारे लोग देख सकते हैं O-, और ये रोटेट होने के बाद ये कार्बोनाइल ग्रुप, एक मिनट, ऐसा है, ऐसा हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। बाकी ग्रुप आप लगा लो, OH, OH, OH एंड CH2H। मेरे भाई O- जैसे खुला था वैसे इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, और अगर वैसे वो इस कार्बन पे अटैक भी कर सकता है तो मेरे भाई बीटा तक पहुंच चुके हो बेटा। देखो, O-, OH, 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 CH2OH, पहुंच चुके हो बीटा तक। बस प्रोटोनेट करना है, ये जल्द से H ले लेगा। तो मेरे भाई, क्या अल्फा से बीटा तक का सफर तुमने तय कर लिया या नहीं? अच्छा, बीटा होता तो अल्फा भी ऐसे ही आ जाता है, जस्ट रिवर्ट। एक अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर म्यूटा रोटेशन की भी तो वही कंडीशन है, क्योंकि म्यूटा रोटेशन भी आपने केवल इसी सेगमेंट पर तो करा डाला है, केवल इसी सेगमेंट पर तो करा डाला है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। जिस फैक्टर से आप रिड्यूसिंग नेचर चेक करते हैं उसी फैक्टर से म्यूटा रोटेशन भी चेक होता है कि दिया हुआ शुगर म्यूटा रोटेशन कर सकता है या नहीं। इसका मतलब उसकी अल्फा फॉर्म बीटा में या बीटा फॉर्म अल्फा में जा सकती है या नहीं। और सोचो अगर यहां H नहीं होता, सोचो अगर यहां मिथाइल होता इस H की जगह, तो ये OH- कुछ नहीं कर पाता, ये एक्सियल ही रहता, और जो एक्सियल है तो एक्सियल ही रहता, वो कन्वर्ट ही नहीं होता इक्वेटोरियल में, बिकॉज एसिटल कैन नॉट रिएक्ट विद। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। मैं ये हटाऊंगा और म्यूटा रोटेशन की कंडीशन आप या नीचे लिख सकते हैं, यहां म्यूटा रोटेशन की कंडीशन लिखते हैं। महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर म्यूटा रोटेशन, फॉर म्यूटा रोटेशन, मैं फिर से सेम लाइन लिखूंगा, सारे लोग समझ लो, महा इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर म्यूटा रोटेशन, ठीक है, C1, C1 बोले तो एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन कंटेनिंग हेमी एसिटल, सही है, कंटेनिंग, आ रहा है भाई साहब, दिख रहा है ना आपको, हैं? तो मैं लिख डालूं, और आइए, कंटेनिंग, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेमी एसिटल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल। तो मेरे भाई, म्यूटा रोटेशन के लिए भी C1 कार्बन पर आपको हेमी एसिटल चाहिए, यानी कि अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो म्यूटा रोटेशन करेगा, नहीं है नहीं करेगा। सिंपल सी बात, ये म्यूटा रोटेशन का फंडा, रिड्यूसिंग नेचर का फंडा, रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या होती हैं, सब कुछ हमने आपके सामने कर लिया है। मोनोसैकेराइड का एक सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट हमने खत्म कर लिया है, देख लो सारे ध्यान से। हो गया, आगे चलें फिर। तो मेरे भाई आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, फ्रक्टोस, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, फ्रक्टोस पर थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में रिएक्शंस और पॉलीसैकेराइड या डायसैकेराइड पर बढ़ूं।
ये हटा रहा हूं दोस्तों, मैं देख लें इसे एक बार। चलें, ओके। टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज, ये हमारा क्या है, सेकेंड मोनोसैकराइड है। ये हमारा सेकेंड मोनोसैकराइड है। इसकी भी पूरी कहानी वही है। इसके भी बहुत सारे फैक्ट्स, रिएक्शंस के फैक्ट्स जैसे हमने ग्लूकोज के लिए लिखे हैं, उससे भी ये पता चला कि फ्रक्टोज भी मेनली लिक्विड सॉल्यूशन में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल फ्रक्टोज के बारे में क्या क्या जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सेकेंड मजेदार चीज कीटोहेक्सोस। ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोस। ये क्या है, कीटोहेक्सोस। डिफरेंस भी देखो, ग्लूकोज क्या था, डेक्सट्रोस प्लस 52.7, ये होता है लीबोरोटेटरी। क्या होता है मेरे भाई, लीबोरोटेटरी। अगर मैं इसके स्पेसिफिक रोटेशन की बात करूं, जैसे उसका था प्लस 52.7, जहां तक मुझे याद है इसका होता है -92 डिग्री, -92 डिग्री। देख लेंगे वैल्यू आगे कुछ कम ज्यादा होगी तो। ओके, ध्यान से देखें। मेनली एग्जिस्ट इन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्यूरनोस फॉर्म। फ्यूरनोस याद आया, 5 की रिंग, 5 की रिंग। 6 की रिंग को तो पैरानोस बोलते थे, 5 की रिंग को फ्यूरनोस बोलते हैं। मेरे भाई ये देखिए कितना मजेदार है। मेनली एग्जिस्ट इन फ्यूरनोस फॉर्म। अक्सर ग्लूकोज की बात करें या फ्रक्टोज की बात करें, ये जो हैं ये आपके सुक्रोस की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। वो भी मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है, दोनों एक्चुअली इक्वल अमाउंट में होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस, सही है, along with ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज along with ग्लूकोज। सुक्रोज हम पढ़ेंगे, डायसैकराइड है, उसे भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। कीटोहेक्सोस, लीबोरोटेटरी एंड बाय एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स, ठीक है। ये पता चलता है इट हैज C डबल बॉन्ड ग्रुप एट C2 कार्बन। C2 कार्बन पे मेरे भाई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो हैं, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट धमाकेदार पॉइंट्स हैं, सारे सुन लो। इट्स रिड्यूसिंग शुगर, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो म्यूटा रोटेशन तो कोई रोक नहीं सकता। इट शोज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं इनसे आप का ध्यान हटना नहीं चाहिए। अब मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो, जो ग्लूकोज में OH अटैक किया था वही OH यहां भी अटैक करेगा, लेकिन वहां पर 1 नंबर वाले पे अटैक किया था। मैं फ्रक्टोज बना देता हूं एक बार के लिए। ये ओपन चेन फॉर्म जो फ्रक्टोज की सोची गई, CH2OH। नीचे वाले तीनों बिल्कुल ग्लूकोज की तरह हैं, ये तीनों कायरल सेंटर, तीनों कायरल सेंटर बिल्कुल ग्लूकोज की तरह। ये देखिए, ये है आपका क्या, D माइनस फ्रक्टोज, ये है आपका D माइनस, ये लीवोरोटेटरी होता है ना दोस्त। ये है आपका D माइनस फ्रक्टोज।
अब जरा आप उसी OH पर नजर जमाइए जो ग्लूकोज में अटैक कर रहा था, जो ग्लूकोज में अटैक कर रहा था। चलें, तो कौन अटैक करेगा? ये ऑक्सीजन आपका कहां अटैक करेगा? यहां पर, यहां अटैक करेगा। तो अब रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी। मैं चाहूं तो इसे इधर बना लीजिएगा आप, ठीक है। मैं इसकी फ्यूरानोज फॉर्म बना देता हूं नीचे की तरफ, ठीक है। इधर फ्यूरानोज फॉर्म बना देता हूं। ठीक है, सारे लोग देख लें। ये था सुक्रोज, इसे साइड में हटाओ। सारे लोग देखिए, ये है CH2OH, ये है CH2OH, OH, OH, OH। थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने H नहीं बनाया है। जैसे यहां OH अप है तो नीचे हाइड्रोजन होगा, यहां OH डाउन है तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, तो ये मैंने बनाया नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई इश्यू होगा। अगर पेपर में बन कर आ जाए तो घबराना मत, बहुत ही आसान है, सिंपल है मेरे भाई। ये आप देख सकते हैं, ये H, और इसमें ये ऑक्सीजन के बाजू वाला कार्बन, यही डिफरेंस होता है। तो यहां हो जाएगा OH ऊपर, CH2OH नीचे, बाकी सब सेम रहेंगे। सारे देखो, बोर्ड पर देखो, ये CH2OH, ये H। ये है आपका क्या? अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोस, फ्यूरन Y 5 की रिंग है। ये है आपका बीटा D फ्रक्टो फ्यूरानोस। मजेदार चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है इसमें। अगर हमें कभी नंबर करना हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6। ये आप बना लीजिएगा यार, ये अटैक करके जैसे ग्लूकोज में बना था वैसे बना लीजिएगा मेरे भाई। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां C2 कार्बन एनोमेरिक है, शायद आप देख पाए। यहां C2 कार्बन एनोमेरिक है, और यहां कौन सा ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग नेचर और म्यूटा रोटेशन के लिए? ये बता दो आप, ये बता दो, ग्रुप देख के मान जाएंगे आपको। ये हमने किया है, टॉलरेंस फेलिंग की टेबल में बनाया है हमने। ये स्पेशली मैंने बनाया था, आप देखिएगा उस टेबल में ये ग्रुप है मेरे भाई। कीटोन पे अटैक हुआ है तो बना होगा हेमीकीटल, लेकिन मेरे भाई ये ग्रुप है अल्फा हाइड्रोक्सी हेमीकीटल, क्योंकि आपको याद है टॉलरेंस फेलिंग कीटोन के अल्फा पर अगर OH हो तो उसे ऑक्सीडाइज कर देते थे, तो बदले में ये रिड्यूस कर देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी हेमीकीटल is responsible for reducing nature as well as and for muta rotation महा इंपॉर्टेंट है, महा। एक डाउट मैंने सोचा है, ऐसा देखा है कि कई बच्चे सोचते हैं अल्फा बीटा कैसे पहचाने। तो मेरे भाई आप चाहे पैरानोस हो, चाहे 6 की रिंग हो, चाहे 5 की हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस CH2OH, लास्ट वाला CH2OH एंड OH, ये अल्फा में ट्रांस दिखते हैं और बीटा में ये सिस दिखते हैं। सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन हैव। ओके, सो मजेदार सेगमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में तमीज से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई इसमें आधा एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आई थिंक इट नीड एक्चुअली रिक्वायर्स सच काइंड ऑफ अटेंशन एंड फोकस। ठीक है, तो इसे पढ़ते रहें, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहें। अगली क्लास में हम इसकी रिएक्शंस करके करेंगे डायसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन और न्यूक्लिक एसिड RNA DNA करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।